नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। ईरान और इज़राइल-अमेरिका युद्ध के बीच यहाँ पर लगातार कमज़ोरी का सिलसिला बना हुआ है भारतीय शेयर बाज़ार में भी और बीते हफ्ते में 3% से ज़्यादा का नुकसान एक बार फिर हमें देखने को मिला। इससे पहले भी हम देख रहे थे, पिछले हफ्ते भी 2% नुकसान था, वहाँ से और कंटिन्यूएशन ये बना हुआ है। तो अब इतनी गिरावट के बाद क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी लड़ाई के चलते अंदेशे थे, उनको बाज़ार ने फैक्टर इन कर लिया है या अभी और गिरावट बाकी है? सोमवार के लिए ख़ास तौर पे किस तरह के संकेत हैं? क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमें अलग-अलग माध्यमों पर देखते रहते हैं इस वेबिनार के बाद भी, उनके जो सवाल हैं, वो आप देखिए बिल्कुल घबराहट वाले हैं, उन सवालों पे ध्यान दीजिए। जैसे तुषार काला ने पूछा कि क्या अभी मार्केट से एग्ज़िट कर लेना चाहिए कैपिटल बचाने के लिए? अ, इसके बाद सचिन सेठिया का सवाल है कि सोमवार को निफ्टी का नज़रिया कैसा लग रहा है युद्ध के चलते? यही इसी तरह का सवाल हमारे पास एक और आया है कि मंडे को इंडेक्स कहाँ तक ओपन हो सकता है? यही सवाल हमारे पास नेहा अवस्थी का है, मंडे को निफ्टी कितना डाउन ओपन हो सकता है? सबके मन में चिंताएँ हैं। सोमवार कैसा लग रहा है? देखिए, चिंता जब मार्केट करेक्ट होता है और उसका रीज़न ऐसा है कि जिनकी चिंताएँ हैं वो जेन्युइन हैं। इसमें जो पास्ट हमारे पास डेटा पॉइंट है उसी को लेके एनालाइज़ किया जा सकता है। बाकी अब सवाल है कि वॉर कैसा होगा, कितना खींचेगा, क्या रोक लेगा, ये तो किस मतलब मुझे तो कोई आइडिया नहीं लगेगा। मैं सिर्फ़ इतना ही समझता हूँ कि 5-7% के करेक्शन तक देखा गया है इवन रशिया-यूक्रेन वाले में। और चूँकि ऑयल जो भी सप्लाई डिसरप्शन होता है ऑयल प्राइस का तो हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये बहुत लंबा खींचेगा तो इम्पैक्ट बड़ा होगा, लेकिन इसका किसको अंदाज़ा है? मुझे बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ़ इतना ही देखा है कि जितने भी वॉर हुए हैं, आप पूरे 20-40 साल के उठा के देख लीजिएगा। उसमें यही है कि 6 महीने के बाद किसी को याद नहीं रहता है, हो सकता है कभी 3 महीने के अंदर नया हाई बन जाता है, कभी 6 महीने के अंदर नया हाई बन जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर ये कुछ पहले शुरुआती दिनों में ये पेन रहता है, तो मार्केट वैसे फैक्टर तो कर ही लेता है। हमारे यहाँ मेन इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, बाकी इससे ज़्यादा हमारे यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर उस इकोनॉमिक इम्पैक्ट में वो भी बिकॉज़ ऑफ द ब्रेंट क्रूड प्राइस, अगर उसका कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाता है, जैसे देखिए कभी-कभी क्या होता है ना कि अपॉर्च्युनिटी इन डाइवर्सिटी होता है। तो अब जैसे यूएस ने बोला कि जितने भी स्ट्रैंडेड वहाँ पे ऑयल टैंकर्स हैं, उनसे भारत ऑयल ले सकता है, तो वैसे भी रशिया का टैंकर फँसा रहेगा। अ, उससे अगर ऑयल मिल जाता है सस्ता, तो वो भी डेंट नहीं करेगा। ये सब कुछ इफ एंड बट के साथ है, किसी चीज़ की सर्टेनिटी नहीं है। अगर कैपिटल बचाने वाली बात है और डर लगता है कि यहाँ से आपका पोर्टफोलियो यहाँ से 20% या 50% या 100% जो भी है चला जाएगा, हटा लीजिए। क्योंकि इस इक्विटी में रिस्क हमेशा रहता है। इस रिस्क का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब यही दे सकता हूँ कि 25,500 से निकल जाएगा वापस रिवर्सल में, फिर शायद मैं वापस कह सकूँगा कि हो गया जो होना था, अब बाज़ार ऊपर के लिए चलेगा। तब तक ये डर तो बना रहेगा, हर दिन बना रहेगा। मैंने जो असेस किया था उसमें यही निकल के आया था कि 23,500 से लेके 24,300 इस रेंज में कहीं भी निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए और मार्केट का जो भी वॉर रिलेटेड फैक्टरिंग है वो कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस तरह से ये चल रहा है अभी यूएस इज़राइल वर्सेस ईरान, बहुत सारे न्यूज़ मॉन्गरिंग हो रहे हैं। किसी भी न्यूज़ पे किसी तरह की न्यूज़ पे विश्वास नहीं किया जा सकता। जो ईरान के फ़ेवर में मीडिया होगी, वो ईरान को स्ट्रॉन्ग बताएगी, जो यूएस और इज़राइल के फ़ेवर में होगी, उनको स्ट्रॉन्ग बताएगी। किसी न्यूज़ पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन एक चीज़ का एक सवाल जो है, जिसका जवाब होना चाहिए कि अकेला ईरान पूरे यूएस और इज़राइल को फ़ेस कर सकता है। इसका जवाब उनके मिलिट्री माइट को आप असेस कर लीजिए और अगर वो असेस करके लगता है कि वो कर सकता है, तो फिर उसका जवाब आपके पास ही है। लेकिन यूएस सबसे बड़ी आप आज की ताकत में आज की ताकत और उसके साथ इज़राइल जो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस्ड है। इन दोनों को मिलके ईरान ख़त्म कर देगा, उड़ा देगा, क्या कर लेगा, उसकी असेसमेंट आप कृपया कर लें। मेरे हिसाब से न्यूज़ जो आ रहे हैं, उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए। 15 दिन चुपचाप बैठे रहिए और आपको 15 दिन में थोड़ा बहुत आंसर तो मिल जाएगा बिकॉज़ यूएस भी और इज़राइल भी नहीं चाहेंगे कि बहुत लंबा खींचे।
और अगर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को आप मानना चाहते हैं या वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो आएगा उसको थोड़ा फॉलो कर लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से तो उनके 30 के 30 जितने भी शिप थे उनको डुबा दिया है उन्होंने। और जिस तरह से ईरान अब अपने थोड़े जो एडवांस्ड वेपन निकाल रहा है, उसमें ये भी हो सकता है कि बाकी नॉर्मल चीज़ें उनकी ख़त्म हो रही हों, तो अब ये जो बचे हुए जो उनको उनके एडवांस सिस्टम्स हैं वो निकाल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है एक थकान बता रहा हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं जो चीज़ें हैं उनको एज़ इट इज़ सोचने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी किसी को कोई आइडिया नहीं लगेगा जब तक ये युद्ध का कोई फाइनल परिणाम नहीं हो जाए। हो सकता है 4 महीना खींचे, हो सकता है 4 साल खींचे, कोई नहीं जानता है, वॉर कोई नहीं जानता है। मैं सिर्फ़ इस पे फ़ोकस्ड हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया अगर अपना एनर्जी क्राइसिस जो हो सकता है 45-50 दिन का जो हमारे पास तेल है, उसको एड्रेस करने में अगर लग जाए और ये जो भी रशिया के ऑयल टैंकर हैं, 1 महीने का हमारे पास समय है, ये 45 दिन के रिज़र्व को आप बढ़ा के फटाफट 90 दिन कर लीजिए। मुझे नहीं पता है किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिचुएशन एक्सेप्शनल है, तो क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें थोड़ा डॉलर खर्च होगा आपका, लेकिन बचेगा भी तो। तो क्या स्टेप लेने वाले हैं गवर्नमेंट? क्या इसको किस तरह से थोड़ा अरेंज किया जा सकता है ऑयल को? बिकॉज़ हमारी परेशानी और कुछ नहीं है, हमारी परेशानी सिर्फ़ इतनी है कि हमारे को ऑयल नहीं मिल रहा, नहीं मिलेगा, अभी तो ख़ैर है हमारे पास। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना इन द मेकिंग है, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है। मैंने सिर्फ़ इतना ही देखा है कि मोस्टली 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में वॉर का जो भी है मार्केट में डाउनसाइड फैक्टर हो जाता है मैक्सिमम उस समय तक, जो जी, मैक्सिमम फ़ियर है, वो प्राइसिंग हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो अलग-अलग तरह की खबरें आ रही हैं, जैसे आप संदीप अरणकले इनकी टिप्पणी देखिए कि गुरुवार को एक तेज़ी आई थी बाज़ार में और उसके पीछे टीवी चैनलों पर चलाई गई अर्धसत्य न्यूज़ थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने समझौते के लिए हाँ कहा। अब देखिए, ये बात तो सही है कि इस तरह की खबरें आई थी, ये भी सही है कि बाज़ार ने इसको पॉज़िटिवली रिएक्ट किया था। लेकिन क्या ये अर्ध-सत्य था या जानबूझ कर के चैनलों ने ऐसी गलती की? ये निष्कर्ष निकालना शायद उन पर थोड़ा अन्याय होगा। युद्ध के बीच में बहुत सारी खबरें आती रहती हैं और उन खबरों पर बाज़ार को भी तुरंत रिएक्ट करना होता है और उतना ही जल्दी रिएक्ट करना होता है, टीवी चैनलों को भी, उनका भी काम यही है। तो इसलिए ये कहना कि हाँ, वो मतलब उसके पीछे कोई इल इंटेंशन था, कोई गलत इरादा था, वो सब तो कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, युद्ध के बीच में तमाम अलग-अलग तरह की खबरें आती रहती हैं और उसके चलते कभी वो खबरें सच निकलती हैं, कभी झूठ निकलती हैं या कह लीजिए कि अफ़वाह निकलती हैं। और अ, ये लड़ाइयाँ जो होती हैं आजकल के वो सिर्फ़ गोला-बारूद से नहीं लड़ी जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन वारफ़ेयर भी उसमें चलता रहता है और उस इन्फॉर्मेशन वारफ़ेयर में हम सब कहीं न कहीं विक्टिम बन जाते हैं। ख़ैर, तो अब आज भी देखिए, एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति का एक बयान आया कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, हम माफ़ी माँगते हैं, हमने अपने पड़ोसी देशों पर हमला किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं पड़ोसी देशों के यहाँ से खबरें आ रही थी कि उनके यहाँ अभी भी मिसाइलें गिर रही हैं ईरान की। तो ये अलग-अलग तरह की कन्फ्लिक्टिंग खबरें आती रहेंगी युद्ध के बीच में। आप ये सोचें कि एकदम से छान कर नपा-तुला पूर्ण सत्य आपके सामने आएगा युद्ध के बीच में, वो संभव नहीं होता है। लेकिन इन खबरों के बीच में या इस तरह की कहें कि आपाधापी के बीच में शोमेश, एक निवेशक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, वो कैसे मतलब अगर वो रिएक्ट ना करे जल्दी तो फँसेगा, अगर जल्दी रिएक्ट कर दिया तो फँस जा रहा है। नहीं, अनसर्टेनिटी में कोई काम करना ही नहीं चाहिए, क्यों करना है? आपने जो न्यूज़ चैनल का बोला ना राजीव जी, एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि देखिए बहुत सारे न्यूज़ आते हैं जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन न्यूज़ चैनल को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो बिहेवियर करना पड़ेगा, जो भी वो न्यूज़ दें, जल्दबाजी में ना दें। एटलीस्ट उसको वेरीफ़ाई करें, सोर्स से वेरीफ़ाई करें और तब दें। इतना तो ज़रूर रहना चाहिए बिकॉज़ उनका बहुत इम्पैक्ट होता है, बहुत पावरफुल होता है, वो जो भी बोलते हैं, बहुत इम्पैक्ट होता है अक्रॉस द कंट्री। वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है उनका। हैविंग सेड दैट, अनसर्टेन सिचुएशन है। अब इस अनसर्टेन सिचुएशन में एक काम जो नहीं करना है, अगर बेचैन नहीं होना है। आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आपका ₹100 का अगर 80 70 रुपए हो गया है और आपको डर लगता है कि ₹50 हो जाएगा, तो डर का एक ही जवाब है, काट दीजिए पोज़ीशन। लेकिन कल को यही आपको नया हाई दे देगा 6 महीने या 3 महीने के अंदर में, तो उसके बाद ये नहीं कोई कर पाता है। मैंने तो नहीं देखा ऐसा कर पाता है कि 30% 25% लॉस में काट दिया
और नीचे जाने के बाद कोई खरीद पाए, आप वेट करते ही रह जाएँगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्टर को थोड़ा टाइम होराइज़न बढ़ा देना चाहिए और इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आपने चीज़ें जो खरीदी हैं, उसको आपकी समझ है तो। बाकी आपने ट्रेड पोज़ीशंस को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करके आप होल्ड करना चाहते हैं, मजबूरी में फँस गए हैं, वो एक रॉन्ग रॉन्ग स्टेप है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ली हुई चीज़ें हैं और उसमें ये टेम्परेरी हैसल्स आ गए हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को जल्दबाज़ी करनी चाहिए। टाइम लेता है चीज़ों को सेटल होने में और वो सेटल होगा ही। रशिया, यूक्रेन, ईरान, इज़राइल सब एक बारी थोड़ा-सा बढ़िए घबराहट तो होती है, हर ये फ़ियर फैक्टर आता ही है और अभी मैक्सिमम फ़ियर चल रहा है। तो 10-15 दिन का वॉर निकला, तो आपको मामला समझ में आ जाएगा और कितना भी न्यूज़ आ जाए, मुझे नहीं लगता कि इज़राइल और यूएस 2 ताकत मिलने के बाद ईरान का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है कि ये वॉर बहुत लंबा चले, छिट-पुट भले ही चले। और डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला भी है 4-5 हफ्ते, तो 4-5 हफ्ते तो देखना चाहिए ना कि 4-5 हफ्ते में क्या निकाल लेते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है यूएस का जो है, वो इतना नेगेटिव न्यूज़ मतलब ऐसे जो ट्रस्टेड है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये सब है, उनको आप पढ़ेंगे तो उतना वो गलत न्यूज़ नहीं देते हैं, जल्दबाज़ी में नहीं देते हैं। उनको पढ़िए, उनको सुनिए, समझिए, अपने आप को 15 दिन, महीने का समय दीजिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यहाँ से आप कैपिटल चला जाएगा, कैपिटल एक ही केस में जाएगा। अगर अपने को आप लॉस पे काट देंगे, तभी आपका कैपिटल जाएगा। अगर वैल्यूएशन डाउन है, उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिएगा, कैपिटल नहीं जाता है। और जितना इतिहास कोविड, 2008 वॉर सब उठा के देख लीजिए, अल्टीमेटली अगर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ खत्म होती हुई दिखती है, तो बाज़ार खत्म हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, तो नया हाई बनेगा। 6 महीने की जगह हो सकता है 2 साल लग जाए, 1 महीने की जगह हो सकता है 6 महीना लग जाए। लेकिन अगर इकोनॉमिक ग्रोथ पे आपको ट्रस्ट है, तो नया हाई बनेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ पे ट्रस्ट नहीं है और ये वोलेटिलिटी में बाहर जाना है, कोई आंसर नहीं है इसका। जी। अब बाज़ार के स्तरों की बात कर लेते हैं। जैसा सोमवार के लिए तमाम मित्रों के मन में थोड़ी आशंका है, संदेह लग रहा है। क्या एक बार फिर हमें सोमवार को लाली नज़र आने वाली है बाज़ार में? जिस तरह का क्लोज़ है ये अगर ये क्लोज़ जब तक कम से कम 24,800 के ऊपर नहीं होता है, इसको वीक ही मानेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते-होते लास्ट मिनट में सेलिंग आ गई है। अब इस सेलिंग में एक ही चीज़ हो सकता है कि वो चूँकि वीकेंड पे ही सब कांड होता है, तो फ्राइडे जाते-जाते किसी ने ओपन पोज़ीशन नहीं रखा हो, काटा हो। ये एक हो सकता है, लेकिन हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि सपोर्ट आएगा कि नहीं बिकॉज़ मार्केट ओवरसोल्ड तो काफ़ी हो रहा है। और पलटने के चांसेस तो हैं। अब वो सस्टेन करेगा, नहीं करेगा, आंसर नहीं है उसका। क्योंकि सपोर्ट जो एक्सट्रीम बन रहा है वो 23,500 का बन रहा है और 24,300 से शुरू भी हो रहा है। अब ये रेंज में अगर रुक जाता है, बन जाता है, तो फ़ियर जो भी है वो फैक्टर हो जाएगा। एग्ज़ैक्ट अभी सपोर्ट निकाल पाना जो कि न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है, उसमें बड़ा मुश्किल है। कभी भी किसी जी, भी तरह की न्यूज़ चला देते हैं। अब उसमें पॉज़िटिव न्यूज़ चला दिया, सीज़ फायर हो गया, ईरान सरेंडर कर दिया, लीजिए हो गया 5% अप। नहीं भाई, अब यूएस को थका दिया, फिर से ईरान मारने लगा सबको, इधर मारा, उधर मारा, लीजिए गिर जाएगा। एक न्यूज़ चल गया कि अब ईरान 6 महीना लड़ेगा, गिर जाएगा। न्यूज़ बेस्ड में क्या लेवल निकाला जाए? नहीं निकाल सकते हैं। फिर भी अगर याद रखने के लिए रखेंगे, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि हमारा जो 2nd मार्च का कैंडल है, उसका हाई वो रेजिस्टेंस है, ओके? उस रेजिस्टेंस के निकले बगैर अप टिल 23,500 कुछ भी पॉसिबल है। जी। तो क्या इसको मोटे तौर पे 25,000 मान लें क्योंकि उसके ऊपर गैप भी है। तो कई बार ये भी होता है कि गैप के निचले छोर पे नहीं बल्कि ऊपरी छोर पे जाके रेजिस्टेंस ले ले तो 100 डेढ़ 100 पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया, गैप भर लिया उसने। उसके बाद फिर वो अटक जाए वहाँ पे। देखिए, बहुत ट्रस्टेड तो इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो डेटा है फ्रॉम 3rd फरवरी अप टिल 27 फरवरी ये जो डेटा है ना, इन दोनों के पहले और बाद में गैप है जो कि एक आपका आइलैंड होना है। तो आइलैंड के जैसा अगर फॉर्मेशन है, तो ये आपको फॉल विथ मोमेंटम बताता है।
तो 25,000 के ऊपर का क्लोज का मतलब ये होगा कि शायद वो आइलैंड रिवर्सल फिर शुरू हो जाएगा। ओके, आइलैंड जो बना है वो पैटर्न खत्म होने लगेगा। तो आइलैंड खत्म होने का मतलब है कि फिर जो फॉल का स्ट्रेंथ था वो वीक होना चाहिए। बट सस्टेन होगा कि नहीं राजीव जी, इसका कोई जवाब नहीं। इसका जवाब वॉर से ही आएगा कि किधर कितना थोड़ा शांत हो रहा है या नहीं हो रहा है। और मान लीजिए शांत हो जी। भी गया तो नेक्स्ट सीधा जाके क्यूबा में घुस गया, तो उसका क्या जवाब दे सकते हैं? क्योंकि उसने तो बोल ही दिया है कि अभी हम यहाँ ईरान करेंगे फिर हम क्यूबा जाएंगे। अभी सब जगह चले जाएं, सब पूरा वर्ल्ड टोटल, जैसे एक समय यूके राज करता था पूरे वर्ल्ड पे, अभी यूएस राज कर लेगा। तो सब जगह जाके वो लोग यही करेंगे। जी। अब जैसे धुरंधर मूवी में हमने अंत में देखा था ना, एक डायरी होती है जिसमें से वो नाम काटता है, तो वैसा ही ट्रम्प ने भी कोई डायरी बना रखी है क्या? बना हालाँकि तो रखी है, उसने तो बता भी दिया है, ये मेरी डायरी है। कितनों को मारना है वो भी लिस्ट बना दिया है, कितने को क्या काम करना है, भारत को कहाँ से ऑयल लेना है, भारत को क्या काम नहीं करना है, पाकिस्तान को क्या करना है, रशिया क्या कर सकता है, यूरोप को क्या करना है। वो सारा उनका बना दिया है पूरे वर्ल्ड में कि तुमको यही करना है। भारत को बोल दिया ना कि अभी हम तुमको परमिट करते हैं रशियन ऑयल लेने के लिए। उनकी डिक्टेटरशिप है और कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, लोगों को मार दे रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। डिक्टेटरशिप ऐसी है, इतना पावर है उनके पास। इस पावर में पूरा वर्ल्ड चला रहे हैं वो। पूरा का पूरा जी, वेपन उनके पास है, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी उनके पास है, और ऑयल तो लेके जा ही रहे हैं। देख लीजिए, जी। पूरा पावर लेके जा रहे हैं। लेकिन एक अंतर इधर मैं ये देख रहा हूँ कि इससे पहले जब अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे और भारत को कहा था कि आप ईरान से तेल नहीं लेंगे, अ, उस बात को हो गए अब डेढ़ दशक या कितना कितना समय हो गया, काफ़ी 2 दशक हो गए। अ, उस समय भारत में सबकी प्रतिक्रिया यही थी कि ठीक है, अगर अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया है तो हम क्या करेंगे, हमें तो तेल बंद करना पड़ेगा उनसे। आज की तारीख में हर व्यक्ति सवाल पूछ रहा है कि अच्छा, अमेरिका कौन होता है हमें बोलने वाला कि हम कहाँ से तेल लेंगे या नहीं लेंगे, और ये बात हमारे सरकार का ऑफ़िशियल स्टैंड भी है। व्यावहारिक रूप में हम रूस से तेल लेना कम कर दें, थोड़ा रोक दें, उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि अब रूस उतना सस्ता तेल नहीं दे रहा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं पर्दे के पीछे से, लेकिन ऑफ़िशियल स्टैंड आज हमारा ये है कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से खुद तय करेंगे, हमें कहाँ से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और हर भारत का नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि भई अमेरिका कौन होता है? हमें बोलने वाला कि हम रूस से तेल लें या ना लें। लेकिन 2 दशक पहले जब ईरान से तेल लेने के लिए मना किया गया तो भारत में किसी ने नहीं कहा कि भैया ये क्या बात हुई, अमेरिका कौन? देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा क्या चेंज हुआ है? अगर अमेरिका ने हम पे टैरिफ लगा दिया तो उसके बाद जो एफआई सेलिंग हुई और उसके बाद जो करेंसी वीकनेस हुई, वो सब हम बैठ के देख ही रहे हैं। तो हम अपने आप को इतना स्ट्रांग नहीं कह सकते हैं कि अमेरिका ने बोल दिया कि नहीं करो और तुम बोलो कि हम नहीं, हम करेंगे। अगर आप करेंगे तो हमारे पास उतना हमारा अभी हम हमारे में स्ट्रेंथ नहीं है। अभी हम बहुत, भले ही जी। कहने को 5 नंबर पे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ही छोटे हैं। व्यावहारिक रूप 38 से हमें ये ट्रिलियन। समझना पड़ेगा कि क्या हम वो चीन वाला काम कर सकते हैं अमेरिका के साथ, लेकिन उसके लिए हमारे पास रेयर अर्थ जैसा कुछ होना चाहिए, उनकी आर्म ट्रस्टिंग के लिए। अगर वो आर्म ट्रस्ट करते हैं, तो हम भी जवाब में उनकी बाँह मरोड़ सकें, ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं। तो फिर आपको डिप्लोमैटिक तरीके से ही चलना पड़ेगा। कोई रास्ता नहीं है और डिप्लोमेटिक ठीक चल भी रहा है। कम से कम एटलीस्ट हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना सिचुएशन और उसके बाद काम करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम कहने लगेंगे कि भाई अमेरिका बोल देगा हम कुछ नहीं करेंगे। 35 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, इधर में चाइना 18 ट्रिलियन डॉलर और इधर में हम 4 भी नहीं है। तो बोलने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। हाँ ठीक है, हम स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है हमारा। अगर वो आर्म ट्विस्ट करेगा ना तो हमारा आर्म टूट ही जाएगा। उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है हमारे में, इसलिए डिप्लोमेटिकली हैंडल हो रहा है। ठीक है, जिस दिन हम 10-15 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी हो जाएँगे, हो सकता है कि हम भी आर्म ट्विस्ट करें, लेकिन अभी तो बहुत समय है उसके लिए। जी, बिल्कुल। तो फिलहाल हमारे लिए अगर हम निफ्टी की बात करें, तो आप तो कह रहे हैं कि नीचे हमें 23,500 पे भी नज़र रखनी पड़ सकती है। तो उसका मतलब ये होगा कि आप
जो 25,500 के आसपास से अभी ताज़ा-ताज़ा गिरावट शुरू हुई है। उससे पहले भी गिर ही रहे थे, लेकिन 25,500 से सिर्फ़ युद्ध के असर में 2000 पॉइंट निफ्टी का चला जाएगा। जी, तो जिस दिन से वॉर मतलब डिक्लेयर होने के बाद जिस दिन से गिरावट शुरू हुई है, मोस्टली मार्केट उसके बाद 5-7% तो फैक्टर कर ही लेता है और फिर उसके बाद स्टेबिलिटी आनी शुरू होती है। तो होगा क्या? जी, ऐसा नहीं है कि एक नया लो बन गया, यहाँ पे लगता तो नहीं है कि ऐसा कोई पैनिक लो आने वाला है। यहाँ पे एक लो बनेगा, उसके अराउंड फिर वहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, थोड़े लंबे समय तक। 15 मार्च के बाद राजीव जी डेटा मुझे लग रहा है सुधरना चाहिए। रीज़न ये है कि इस बार ये जिस तरह से मार्केट है, बहुत लोग टैक्स हार्वेस्टिंग करेंगे एंड फॉर राइट रीज़न्स। तो वो जब होगा ना, तो उसके बाद और वॉर में क्या होता है मार्केट बहुत लाइट हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेड और मार्जिन ट्रेड से होते हैं ना, उसके कारण मार्केट इतना लाइट हो जाता है कि आपको लगेगा कि वैल्यूएशन शायद हमारा 10% ही सस्ता हुआ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट 20-25% सस्ता वाला हो जाता है बिकॉज़ इतना लाइट हो जाता है मार्केट और जब रिटर्न होता है, तो उतना ही फ़ास्ट एक समय के बाद कवरिंग भी आती है। तो मेरी तो समझ यही कहती है कि अ, इस वॉर से अगर ये 15 दिन, महीने दिन में खत्म हो जाता है, तो 5-7% डाउनसाइड इज़ ओके जिस दिन से मतलब मंडे से जब से गिरना शुरू हुआ है उसके बाद से। और फिर हमारा टैक्स हार्वेस्टिंग वाला भी 15 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद उसके बाद ठीक होना शुरू हो। तब तक समय तो निकालना होगा। तो अभी हमारे पास 7 तारीख है आज। तो अभी 7-8 दिन और बचे हुए हैं, तो वो समय निकालना पड़ेगा। जी। और ऊपर की ओर रेजिस्टेंस आपने अ, जो कहा उससे 3 फरवरी और 2 मार्च के बीच कन्फ्यूज़न हो रहा है। किस पे नज़र रखें? नहीं, मैंने कौन-सा नंबर बोला? नहीं, आपने नहीं 3 फरवरी 2 का मार्च, हाई भी बोला। 3 फरवरी का हाई तो 2 हो जा मार्च। रहा है। अच्छा, ओके। रेजिस्टेंस 2 मार्च का ही रखना है, यही रेजिस्टेंस है। यानी मोटे तौर पे 25,000 हम याद रख लें। हाँ, इसके पहले कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। जी, इसके बाद शॉर्ट ठीक कवरिंग है। आएगी, अच्छी खासी आएगी और वो शॉर्ट कवरिंग जिस दिन से आपका वाटरफॉल हुआ है व्हिच इज़ 27 फरवरी वहाँ तक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन पहला है ठीक है। कि आपका 2nd मार्च वाला क्लियर हो।